नमस्कार दोस्तों। जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम बिल्कुल नजदीक, उसका एक मॉक टेस्ट और हम करने जा रहे हैं। पहले भी हम इसके 8 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। आप लोगों ने इसको बहुत पसंद किया और ये जो मॉक टेस्ट है ये बिल्कुल उस टेस्ट सीरीज की तरह है, उन टेस्ट पेपर की तरह है जैसा आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। और ये मॉक टेस्ट अगर आप और देना चाहते हैं, पीडीएफ भी इसका लेना चाहते हैं, ऐसे और दूसरे टेस्ट देना चाहते हैं, ये क्वेश्चंस उसमें नहीं होंगे, दूसरे टेस्ट, तो आप हमारी एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। और वो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा आपके जीएस को रिवाइज करने में। और आप अगर उसको रिवाइज करके जाएंगे अच्छे से तो निश्चित तौर पर आपका स्कोर बढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं इसका पहला प्रश्न। 40 प्रश्न इसमें हम देखने वाले हैं और इन 40 प्रश्नों में जिनका भी स्कोर 30 से ऊपर जाएगा, 32-33 क्वेश्चन जाएगा, मैं मानूंगा कि उनकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि इसमें बहुत हल्के क्वेश्चन है। मैं मान के चल रहा हूं 35 क्वेश्चन तक आपको टच करना चाहिए। 35 प्लस का चैलेंज मैं दे रहा हूं। 33-34 भी जिनका रहेगा सही है। लोग स्कोर अपना शेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे तैयारी का अंदाजा लगेगा। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी ये पूछा जा रहा है। बेसिक शिक्षा को देखने के लिए, उसको डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन की स्थापना 1985 में की गई थी। मिलाइए अपने उत्तर से और देखिए स्कोर आपका कितना आता है अंत में। पृथक तौर पर बेसिक विभाग की स्थापना, बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना यहाँ पर की गई थी। देवीपाटन मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? यूपी स्पेशल का ये प्रश्न है। देवीपाटन मेला जो है ये उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बलरामपुर, और बलरामपुर में एक स्थान पड़ता है तुलसीपुर। तुलसीपुर के पास स्थित है देवीपाटन, सिद्धपीठ है, माता जी का यह स्थान है। और ये बलरामपुर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। बलरामपुर जो डिस्ट्रिक्ट है ये भारत में साक्षरता के मामले में जब यूपी की बात आती है तो यूपी में 75 जिले हैं। 75 जिले में सबसे खराब साक्षरता दर जो है वो श्रावस्ती की है, और श्रावस्ती के बाद में नीचे से जो दूसरा स्थान है, मतलब सबसे वर्स्ट कंडीशन में, तो बलरामपुर का स्थान भी इसमें आता है। ठीक है। और जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक है ये बलरामपुर। जो हमारी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे तो उसमें ये व्याख्या में सब आपको लिखा मिलेगा। जनन क्षमता की कमी के लिए उत्तरदायी विटामिन कौन सा है? जनन क्षमता की कमी विटामिन ई के कारण होती है, और विटामिन ई जो है इसका नाम होता है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल जो है जनन क्षमता की कमी के लिए उत्तरदायी विटामिन है ना। और इसको अगर आपको पूरा करना है, खाना है, कौन सी चीज है जिससे ये मिलेगा, तो हरी पत्तियों वाली जितनी भी सब्जियां हैं उनको आप खाइए, गेहूं खाइए, अंडे खाइए, अंडे की जर्दी में ये मिलता है। और ये जो है पेशियों की क्रियाशीलता के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। पेशियां कमजोर हो जाती हैं इनके कारण, जनन क्षमता कम हो जाती है। अगला जो प्रश्न है वह एंजाइम जो युवा पशुओं के पेट से उत्पन्न होता है और डेयरी उद्योग में पनीर का उत्पादन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी देखिए युवा पशुओं के पेट से उत्पन्न हो रहा है और डेयरी उद्योग में इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो ये रिलेट करके आप याद करिए। और ये एंजाइम है रेनिन। रेनिन एंजाइम जो है, रेनिन, इसका उत्पादन किया जाता है पनीर के उत्पादन में। जो पनीर आप खाते हैं, पनीर के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। बछड़ों और भेड़ों के जो बच्चे होते हैं, तो युवा पशु जो होते हैं उनके पेट से ये पाया जाता है, निकलता है। एल्बिडो क्या है? एल्बिडो, एल्बिडो आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो पहले दूसरे चैप्टर में ही इसकी बात आती है, तो वहां पर आपने इसको पढ़ा होगा एल्बिडो के बारे में। तो एल्बिडो जो होता है वो किसी सतह को प्राप्त होने वाली तो उससे परावर्तित विकिरण ऊर्जा की मात्रा का अनुपात होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। जैसे जितनी सतह को मिलती है और उससे जितनी रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, तो उसका जो रेशियो होता है उसको एल्बिडो कहते हैं। अब जो जैसे बर्फीले क्षेत्र है, बर्फीली सतह है, वहां से एल्बिडो ज्यादा होता है ना। बर्फीले क्षेत्रों से सबसे ज्यादा, ध्रुवीय क्षेत्रों में आप चले जाएंगे तो वहां एल्बिडो सबसे ज्यादा पाया जाता है। रेडियो तरंगें किन मंडल से या किस मंडल से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती हैं जिससे रेडियो प्रसारण संभव होता है? आपसे ये प्रश्न दूसरे रूप में पूछा जाता है, कहां से टकरा के लौटती हैं? तो ये होता है आयनोस्फेयर, आयन मंडल। अंग्रेजी हिंदी दोनों आप याद किया करिए, कहीं कहीं आपको ऐसे ही लिखा मिल जाता है आयनोस्फेयर। देखा जाए तो सबसे निचली जो परत होती है वो क्षोभ मंडल होती है, और क्षोभ मंडल के बाद में कौन सी? समताप मंडल होती है। समताप मंडल के बाद में कौन सी मंडल होती है?
आपको ये पता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, है ना? उसके बाद में और ऊपर आप जाएंगे तो आयन मंडल आपको और ऊपर मिलेगी, है ना? तो ये इसका क्रम भी, जैसे अब यहां पर मैं अगर बताऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। ये क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद में आपका मिलेगा मध्य मंडल, और मध्य मंडल से ऊपर आप जाएंगे तो आपका ताप मंडल मिलता है, ठीक है ना? ताप मंडल एक होता है, और उससे ऊपर आप जाते हैं तो बहिर्मंडल मिलता है, बहिर्मंडल। तो आयन मंडल यहां पर आपको मिलेगा, ये जो ताप मंडल है इस जगह पे आपको आयन मंडल मिलेगा। तो आयन मंडल के बारे में और भी कुछ विशेषताएं हैं, उनको आपको जान लेना चाहिए। आयन मंडल जो है ये जैसे किस लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात तो ये है, रेडियो तरंगे यहाँ से परावर्तित होती हैं। आयन मंडल की ऊंचाई धरातल से लगभग 400 किलोमीटर मिलती है, और इसकी मोटाई लगभग आपको 300 किलोमीटर मिल जाएगी, है ना? और इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ निरंतर बढ़ता चला जाता है, और विद्युत आवेशित तरंगे यहाँ से प्रवाहित होती हैं। इसी कारण से ये रेडियो प्रसारण टकरा के ये जब वापस होती हैं तो संभव हो पाता है। अगला जो प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में कथन कौन सा सही है? मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी है, मौलिक कर्तव्य के हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है। ये दोनों बातें यहाँ पर गलत दी हुई है, ना तो ये बाध्यकारी है और ना ही इनके हनन होने पर आप कोर्ट जा सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित नहीं है? नागिन झील जम्मू कश्मीर में है, पोंगोक्चो झील ये भी जम्मू कश्मीर है, मानसबल भी ये जम्मू कश्मीर में है। जो ये मच्छियाल झील दी हुई है ये कहां पर है, जरा बताना आप। जो मच्छियाल झील है, आप लोगों के लिए प्रश्न है, ये पड़ती है आपकी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में मच्छियाल झील पड़ती है। और इसमें ये जो है धर्मशाला के पास आपको मिल जाएगी, 35 किलोमीटर के आसपास दूरी वहां से आपको मिलेगी। प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए ये जानी जाती है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 280 है, तो और उनका अनुपात दिया है 7:8, तो वो संख्याएं कौन सी है? 7:8 उनका अनुपात दिया है, तो वो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। एक फार्मूला होता है, आप एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करिए, तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के, है ना? प्रोडक्ट ऑफ नंबर के, ठीक है। और आपने इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 280, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तो 280 दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक जो है वो क्या दिया हुआ है, वो एक्स आप ले लीजिए, एक्स कर लीजिए, और ये होता है इसके गुणनफल के बराबर। तो ये आपका हो जाएगा 280 गुणे एक्स बराबर इधर 8 सते 56, ठीक है, ये 8 सते 56, 56 ये हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब आप यहां से x निकालिए, 56 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो x जब आप निकालेंगे तो 280 बटे 56, तो यहां से x बराबर आपका आ जाएगा, ये 5 बार जाएगा तो x बराबर 5 आ गया। आपने एचसीएफ x ले लिया था, तो अब 7 बचे 35 एक संख्या हो जाएगी, और x 8 पंचे 40, हाँ ठीक है, 8 से इसको गुणा करेंगे तो 35 और 40, ये इसका उत्तर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? इसमें 4 दिए हुए हैं, इनमें से 3 जैविक संसाधन है, एक नहीं है। कोयला है, पेट्रोलियम है, मछली भी जैविक संसाधन के अंतर्गत आता है। शुद्ध जल जो है ये जैविक संसाधन नहीं है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन जितने भी है वो जैविक संसाधन है। अगला जो प्रश्न है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये कोई करंट की किताब नहीं है, ये पुरानी किताब आपसे पूछी जा रही है, ये माल्थस की किताब है ना? और इसमें इन्होंने जनसंख्या की वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तनों की बात की थी। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को बताया था माल्थस ने कि गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, और खाद्यान्न की जो आपूर्ति है वो समांतर श्रेणी में रहती है। 1, 2, 4, 8, मतलब ऐसे धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, है ना? 16 हो जाएगा, फिर ऐसे बढ़ता चला जाएगा, 64 हो जाएगा, तो फिर ऐसे निरंतर बढ़ेगा। और संसाधन 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते हैं, तो संसाधनों की कमी हो जाती है, जनसंख्या बढ़ जाती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और विचार करके यहाँ पे क्या बताना है? विचार करके बताना है कि किसमें विटामिन सी पाया जाता है, समृद्ध स्रोत विटामिन सी की कौन है? जितने भी सिट्रस फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, नींबू में मिलेगा, संतरा में मिलेगा, ठीक है। तो पहला और तीसरा, गाजर और मूली में विटामिन सी नहीं मिलेगा, सी ऑप्शन। ऐसे आपको दे दिया जाए टमाटर, वहां पे विटामिन सी, आपको मिर्चे में भी विटामिन सी मिल जाता है,
आपको आंवले में विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में मिल जाता है। तो ये सब आप ध्यान रखिए। निम्नांकित किरणों अवरक्त, परावैंगनी, गामा और सूक्ष्म तरंग का घटता हुआ तरंग दैर्ध्य के आधार पर क्रम क्या होगा? यानी कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य, उसके बाद उसके बाद उसके बाद ऐसे तरंग दैर्ध्य में इसको सेट करना है। तो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है माइक्रोवेव्स की। जो माइक्रोवेव्स यानी कि जो सूक्ष्म तरंग है, सूक्ष्म तरंगों के बाद में फिर ये होती है अवरक्त की, यानी कि इंफ्रारेड जो है, और अवरक्त के बाद में अगली होती है अल्ट्रावायलेट यानी माइक्रो, जो अल्ट्रावायलेट है यानी कि पराबैंगनी, और उसके बाद में बारी आती है गामा, गामा तरंगों की। तो इस तरीके से आप इसको सेट करेंगे तो 4 1 2 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, अवरक्त तरंग, फिर अगर दृश्य प्रकाश दिया होता तो परावैंगनी विकिरण से उसका ज्यादा होता है, इसको नोट कर लीजिए। और परावैंगनी के बाद में एक्स किरणें, और एक्स किरणों के बाद गामा, तो एक्स किरणों से भी कम होती है गामा किरणों की, है ना। घटता हुआ क्रम यहाँ पे दिखाना था। खादी को स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा था? ये इतिहास का प्रश्न है। महात्मा गांधी जो थे वो खादी के बहुत बड़े समर्थक थे, और महात्मा ने खादी को स्वतंत्रता की वर्दी कहा था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन, हरिदास, सूरदास, जगत नारायण। तो इनमें से तानसेन, हरिदास और सूरदास, ये तीनों लोग ध्रुपद गायक थे जो अकबर के शासनकाल में थे। प्रश्न बनेगा तानसेन किसके, हरिदास किसके शासनकाल, सूरदास किसके शासनकाल, किसके समकालीन थे? अकबर के समय में ध्रुपद गायन शैली का खूब प्रचार प्रसार हुआ था। ठीक है, और तानसेन के समय में तानसेन के अतिरिक्त देखा जाए तो हरिदास और सूरदास भी थे तानसेन के समय में। तो जो विकास हुआ वो तानसेन के कारण अकबर के समय में, इन लोगों का भी योगदान इसमें रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इन लोगों का भी योगदान इसमें रहा है। तो ये जो है चीजें जो है रिलेट करके जब आप प्रश्न पढ़ें, तो जैसे एक प्रश्न तैयार कर रहे हैं तो कई प्रश्नों को तैयार करने की यहाँ पर कोशिश किया कीजिए। ऐसा नहीं कि उसी को तैयार किए। किसी कक्षा में सुनीता का क्रम ऊपर से 11वां है और नीचे से 27वां है। ठीक है, ऊपर से 11वां नीचे 27वां, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? सिंपल सा इसका फार्मूला होता है, जो ऊपर से क्रम है उसको लीजिए, नीचे से जो क्रम है उसको लीजिए, दोनों को जोड़ के उसमें से एक घटा दीजिए, और दोनों को जोड़ के एक घटाएंगे तो ये आ जाएगा 37। ठीक है, इधर हो जाएगा, एक घट जाएगा यहाँ 26, 26 11 ये 37 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका क्रम हो जाएगा 37। यही फार्मूला ही होता है, दोनों क्रम लेके एक घटा देते हैं। ए और बी विवाहित जोड़े हैं और एक्स और वाई भाई है। एक्स ए का भाई है तो वाई बी से किस प्रकार संबंधित है? सिंपल सा ये प्रश्न है। ए और बी दो लोग विवाहित जोड़े हैं, एक्स और वाई ये जो है भाई है। एक्स ए का भाई है, एक्स और ये भाई भाई हो गए, और वाई बी से किस प्रकार संबंधित है? एक्स तो ए का भाई हो गया, अब वाई और बी, एक्स और ये भाई भाई हो गए, अब वाई और बी किस तरीके से रिलेटेड हो जाएंगे? ये इसके ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे, है ना। ए और बी विवाहित जोड़े हैं, और यहाँ पे एक्स वाई भाई दिया हुआ है, और एक्स ए का भाई है ये दिया हुआ है, और एक्स वाई भी भाई दिया है, तो एक ही तो ये बची, तो ये ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे। ठीक है ना, ब्रदर इन लॉ ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा। यहाँ पे इसको हम कोई पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको सिंपल सा सोल्यूशन केवल बता रहे हैं। ज्यादा टाइम लग जाएगा, बताने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस पूरा सिद्धांत समझाने में टाइम लग जाएगा। ए भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है? कोई भू स्थिर उपग्रह आप लेंगे, है ना, रिवोकेशन पीरियड आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पूछा जा रहा है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आप लेंगे तो वो 24 घंटे में ही तो चक्कर लगाएगा। स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी, भू स्थिर कहा जा रहा है, तो पृथ्वी के जैसे 24 घंटा वैसे ही ये 24 घंटा। ठीक है, 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। एक इंफॉर्मेशन ये नोट कर लीजिए, और पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूरब, तो ये भी पश्चिम से पूरब ही, है ना, और 24 घंटे का ही इनका परिभ्रमण कार्य होता है। एम्फाइसीमा एक ऐसी व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है, और इससे प्रभावित मानव अंग कौन सा है? तो एम्फाइसीमा, इसको ऐसे रट लीजिए, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोरोना के काल में, कोरोना के कारण सबसे ज्यादा जो प्रभावित लोगों का हुआ है वो फेफड़ा हुआ है, लंग्स ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, और ये लंग्स से होने वाली बीमारी है। और अगर पेपर सेटर को जरा सा भी ध्यान आया तो ये आपसे पूछा जा सकता है। क्रॉनिक प्रतिरोधी फुफ्फुसीय रोग ये होता है। ठीक है, इसको सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इसको बोलते हैं।
COPD रोग इसको बोलते हैं। तो डी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि ये फेफड़े से रिलेटेड है। गोदावरी नदी जिन जिन राज्यों से होकर बहती है वो राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्यों से होकर बहती है। महाराष्ट्र के नासिक से ये निकलती ही है। यहाँ पे महाराष्ट्र में नासिक में आपको एक मिलती है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, वहां से पश्चिमी घाट पर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से ये निकलती है और पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए जाके गिरती कहाँ है? तेलंगाना आंध्र प्रदेश में होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो कहाँ से निकास है और कहाँ गिरती है, ये सब भी आपका तैयार होना चाहिए गोदावरी के बारे में। और दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, जरा इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट करके आप लोग। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? भारत में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित मानकों का निर्धारण कौन करता है? ध्वनि प्रदूषण अगर हो रहा है तो इसके मानकों का निर्धारण कौन करेगा? सीबी का नाम आपने सुना है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नाम सुना है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जो मानक है उनका निर्धारण करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, क्या ये बात सही है? नीति आयोग भारत में जो गठित हुआ था उसका अध्यक्ष कौन होता है? इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि भारत में जो ये प्रदूषण निवारण और नियंत्रण के बारे में बात की जाती है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, तो ये 1981 में एक अधिनियम बनाया गया था, उसके तहत गठित किया गया था। और बोर्ड जो क्या करता क्या है, पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम है 1986 का, उसके प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण और वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं ये उपलब्ध कराता है। आपसे पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब आया, तो आप याद करिए वायु वाला 1981। अगर आपसे पूछा जाए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब आया, तो ये याद करिए 1986। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से तैयार रहिए। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल सही है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और नीति आयोग का उपाध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। उपाध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति होता है, लेकिन ये केंद्रीय गृह मंत्री नहीं होता है। दूसरा गलत है, उपाध्यक्ष जो है ये प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और इस समय नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है इस समय? तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष का नाम कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, और इस जैसे वर्तमान में कौन है ये आपको जानना चाहिए। तो इस समय राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार। इस समय राजीव कुमार है, लेकिन जब ये चेंज होंगे तो आपको याद करना पड़ेगा। और इनकी नियुक्ति पीएम के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री इनको नियुक्त करते हैं। और नीति आयोग, जहां तक बात है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ था। 1 जनवरी 2015 को। किसको रिप्लेस इसने किया था? इसने योजना आयोग को रिप्लेस किया था। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? ये एक थिंक टैंक के तौर पर कार्य करता है। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, दुनिया भर में टीकों को वितरित करने के लिए किस भारतीय कंपनी ने यूनिसेफ के साथ भागीदारी की है? यूनिसेफ के साथ कौन भागीदारी किया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। पुराना थोड़ा सा करंट का क्वेश्चन है, लेकिन अब ये ट्रेडिशनल। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यूनिसेफ के साथ में भागीदारी करके यहाँ पे आपूर्ति के क्षेत्र में इसने बहुत सारा काम किया। आपूर्ति जो है, आपूर्ति कैसे हो पाई? आपूर्ति तभी हो पाएगी जब उत्पादन होगा, और उत्पादन करने के क्रम में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बात समझ में आ रही है? और लगभग 100 देशों को वितरित करने के लिए एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड और नोवावैक्स टीकों की खुराक इसने बनाया। बिलियंस में खुराक इसने बनाया। केंद्रीय बजट के अनुसार भविष्य निधि अंशदान पर कर मुक्त ब्याज की सीमा क्या है? केंद्रीय बजट में इसकी बात की गई 2021-22 में। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कर मुक्त ब्याज की सीमा क्या है? तो कर मुक्त ब्याज की जो सीमा है ये 2.5 लाख रुपए रखी गई है ना। 2.5 लाख रुपए से अधिक अंशदान पर प्राप्त ब्याज पर कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इतने तक ये मुक्त है ना। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ये घोषणा की। बात समझ में आई? वही करेगी घोषणा। अगला जो प्रश्न है, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहां पर स्थापित की जाएगी? भूतापीय है और ये स्थापित कहां होगी ये पूछा जा रहा है। तो ये लेह में स्थापित होगी। और ऐसी जगहों पे जब स्थापना होती है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी हो जाता है ना। लद्दाख प्रशासन, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद और ओएनजीसी इसको डेवलप कर रहा है। ओएनजीसी का मुख्य रूप से ये डेवलपमेंट होगा। पैंगोंग त्सो झील किस प्रकार की झील है? पोंगसू झील जो है ये
आपकी जो तो ये कहां पे पाई जाती है? सबसे पहले तो आप इसको देखेंगे लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में। और लद्दाख हिमालय में 14,000 फुट की ऊंचाई पर, इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर पाई जाती है ना। लेकिन अब यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है, किस प्रकार की झील है? लद्दाख में कहां पर है? तो लद्दाख में हो गया। लेकिन किस प्रकार की झील है? वैसे आप कहेंगे कि ये मीठे पानी की झील है, फ्रेश वाटर है, मीठे पानी की। और मीठे पानी की जो झील है, पोंगसो झील, ये आप नॉर्मली तो ऐसे कह देंगे, लेकिन वास्तव में ये मीठे पानी की नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको मीठे पानी की लगेगी। और ये है क्या? ये खारे पानी की झील है। मीठे पानी भूल जाइए, मीठे पानी आप गैस करके मारेंगे तब मारेंगे, टिक करेंगे, लेकिन ये है क्या? खारे पानी की झील है ना। शीत ऋतु में जम जाती है, आइस स्केटिंग के लिए, पोलो के लिए ये ग्राउंड बन जाती है। 3 कुर्सियों और 10 टेबलों की कीमत 9,856 रुपए है। 6 कुर्सियों और 20 टेबल की कीमत क्या होगी? तो इसको सिंपल सा निकाल देंगे। 3x, 3 कुर्सी, x मान लीजिए कुर्सी का और y मान लीजिए टेबल का, 10y इक्वल टू 9856। यहां पे फिर फार्मूला आगे इसको बना लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है 6 कुर्सी और 20 टेबल, जस्ट डबल किया जा रहा है, जस्ट डबल किया जा रहा है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, जस्ट डबल आप अमाउंट कर दीजिए, नहीं तो आप इसको 2 करके नॉर्मल अपना नॉर्मली 3x जस्ट डबल तो हो रहा है, और 10y इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहां पर ये आ जाएगा, है ना। आपका निकल आएगा 6x प्लस 20y इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो 6 दूनी 12 के 2 और ये 1, 8 दूनी 16, 1 17 और 19,712 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था? मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था, है ना। तो ये मुहत्सिब जो था, ये टर्म आपसे पूछा जा सकता है। मुहत्सिब किसे कहते थे? मेडुअल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मेडुअल से प्रश्न पूछने का सबसे बड़ा मतलब यही होता है कि आपसे टर्म्स पूछ लिए जाए, और टर्म्स जो है वो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से होते हैं। तो लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था, लोक आचरण अधिकारी को मुहत्सिब कहा जाता था। जन आचरण के निरीक्षण का प्रधान हुआ करता था, और सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखने का कार्य इसका होता था। जो क्लास है हमारी, उसमें हमने ये सब बताया आपको, फ्री में क्लास आप देख सकते हैं। कोर्सेज में तो क्लास चलती ही है हमारे पास। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। पूरा वीडियो, नोट्स, टेस्ट, इनका कंप्लीट क्लास का प्रोग्राम है। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जीआईसी लेक्चरर की टेस्ट सीरीज तो है ही है, पीसीएस आरओ की टेस्ट सीरीज है, आगे जो हाईकोर्ट आरओ है इसका भी हम टेस्ट सीरीज प्लान कर रहे हैं। अभी से फालतू का नहीं, अच्छे से तैयारी करके फिर हम करते हैं, ठीक है। तो उसको भी करेंगे। आप चैनल से जुड़े रहेंगे। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। करंट की यूनिक सीरीज हमारी होती है, 80-90% करंट हमारे उससे पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि बस हम कुछ भी कर दिए, कहीं से फोटो खींच के डिस्कस कर दिए, पूरी टीम लग के उसको डेवलप करती है, डेली का अपडेट होता है। जनगणना 2021 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? अभी जनगणना 2021 में बोल गया, लेकिन 21 की अभी हुई नहीं है, 2011। तो 11 की जो जनगणना है उसमें जो राज्य में, और राज्य अगर ऐसे दे देगा तो ये यूपी आपसे पूछा जा रहा है, राज्य कभी कभी लिखेगा नहीं, तो राज्य ये यूपी समझिएगा। तो राज्य में ये 7 10 लाखी नगर हैं। कौन कौन से हैं? इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या कानपुर की है, फिर गाजियाबाद, बनारस, इलाहाबाद, है ना। कानपुर है, फिर लखनऊ है, सॉरी लखनऊ है, और कानपुर के बाद लखनऊ है, लखनऊ के बाद गाजियाबाद है, गाजियाबाद के बाद आगरा है, फिर बनारस है, फिर मेरठ है, फिर इलाहाबाद है, फिर बरेली का नंबर आता है। तो ये 10 लाखी नगर 7 हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं। और वैसे भारत में कितने 10 लाखी नगर हैं? उनकी संख्या कितनी है? 53 है, 53। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद है 164 बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी? तो 164 में ये कहा गया है। 164 में बहुत सारे पॉइंट है, ये हमारी व्याख्या में सब दिए होते हैं। उसमें जो दूसरा है बी, तो बी में ये कहा गया है। डेंगू एक प्रकार का बुखार है जो होता है, किस संक्रमण से होता है? वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है। तो विषाणु के संक्रमण से होता है, वायरस के संक्रमण से होता है। क्यूलेक्स, फेंटिगस, एडीज,
एजिप्टाई, ये दो मच्छर हैं। एक है क्यूलेक्स फेंटिगेस, तो क्यूलेक्स फेंटिगेस, और दूसरा याद रखिए एडीज एजिप्टाई। इन दोनों से यह होता है, रक्त में जो प्लेटलेट्स है उनकी संख्या डाउन हो जाती है, और जैसे प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है तो समस्या हो जाती है, ठीक है ना, व्यक्ति कमजोर हो जाता है, चल फिर पाने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? ये जो विज्ञान है इसका नाम क्या है? और ये है कार्डियोलॉजी। हृदय डिपार्टमेंट जब आप देखेंगे जहां पे हृदय का इलाज किया जाता है, जो डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। कार्डियोलॉजी जो डिपार्टमेंट है ये हृदय और उससे संबंधित जो भी बीमारियां हैं उनका अध्ययन करता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक मात्रा लगभग 50% में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो सबसे ज्यादा योगदान, ये सारी ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब हैं। लेकिन इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 50% के से ज्यादा या उसके आसपास पाई जाती है, इसका योगदान सबसे ज्यादा है। और चीन सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाला इस समय है, और चीन ये कोशिश भी कर रहा है, भी हो सकता है एक प्रश्न इसी में आपको मिले, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जन में कमी करेगा। ब्राजील, प्रागवे व अर्जेंटीना से होकर कौन सी नदी गुजरती है? ये विश्व भूगोल से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है ऐसे। तो इनमें से एक नदी है प्रागवे। प्रागवे नदी आपकी ब्राजील, प्रागवे और अर्जेंटीना तीनों से होकर गुजरती है। और प्रागवे देश की राजधानी जो असुंसियन है ना, असुंसियन, तो असुंसियन जो है वो इसी के तट पर स्थित है। असुंसियन जो है ये इसी के तट पर स्थित है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, प्रागवे नदी के तट पर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हंगेरियन ग्रांड पी 2021 के विजेता कौन है? हंगेरियन ग्रांड पी 2021 के विजेता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है स्टेवन ओकान, और स्टेवन ओकान ने F1 रेस जीती है सेबेस्टियन वेटल को हरा के। सेबेस्टियन वेटल का दूसरा स्थान रहा है, इनका पहला स्थान रहा है, तो इस कारण से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रति व्यक्ति टीकाकरण के मामले में भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ये प्रश्न भी आपसे बन सकता है, और ये है गुजरात। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, गुजरात है बी ऑप्शन। राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत सबसे ज्यादा टीकाकरण इसी ने किया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या किया गया है? अगर करंट इधर का पूछा जाएगा अपडेट करके तो यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम रख दिया गया है। 1991-92 में यह पुरस्कार शुरू हुआ था, और इस पुरस्कार के जो प्रथम विजेता थे वो कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इसमें दिया जाता है। लेकिन अब इस पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। एक मुहिम ही चल रही है जिसमें राजीव गांधी का नाम हटाया जा रहा है। अभी असम के औरंग जो वहां का वन अभ्यारण्य है उससे भी नाम इनका हटाया गया है। डियागो गार्सिया के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला स्टेटमेंट है कि ये चागोस द्वीप समूह, ये ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का एक द्वीप है, ये सही है। और ये चागोस द्वीप समूह के 60 छोटे द्वीपों में सबसे छोटा है। ये करंट अफेयर में भी मैंने प्रश्न डिस्कस किया था, लेकिन मुझे लगा इंपॉर्टेंट कि पूछा जा सकता है। तो सबसे छोटा नहीं, ये सबसे बड़ा है। कई बार जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं हमें, तो उनको लगता होगा कई क्वेश्चन आपको फिर से पुनः मिलते हैं। अब वो इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रखता हूं। और पुर्तगाली इस द्वीप को खोजने वाले पहले यूरोपीय थे, बिल्कुल सही है। और ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर दिया था, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन इसका गलत है, यही सही उत्तर हो जाएगा। 127वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? तो ये जो संबंधित है ये राज्य की अपनी ओबीसी सूची बनाने से संबंधित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है ना। 9 अगस्त 2021 को लोकसभा में अभी ये पेश किया गया था, इसलिए ये चर्चा में रहा है। और अंतिम प्रश्न है, चीन ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य रखा है? मैंने आपसे अभी कहा था ना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चीन ने लक्ष्य रखा है 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का, है ना। और कार्बन न्यूट्रल का मतलब होता है जितना हो सके कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, इमिशन जो है वो डाउन कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, कटौती कर दी जाए, ना किया जाए, ऑफसेट कर दिया जाए। कोयले के बजाय सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाए, है ना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर स्विच किया जाए, और अगर उस पर स्विच होंगे तो इसका उत्सर्जन कम हो जाएगा। आपको ऐसे ही टेस्ट पेपर अगर चाहिए, ऐसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप यूपीपीसीएस के लिए, ऐसी प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप आरओ एआरओ के लिए, और खास करके 40 क्वेश्चन का जीएस पोर्शन अगर आप जीआईसी लेक्चरर पर करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप करिए 6307281212 पर। जीआईसी लेक्चरर के ये 40 सेट आपको केवल 140 क्वेश्चंस के 15 सेट आपको दिए जा रहे हैं केवल 149 रुपए में।
सारे टेस्ट जो हो भी गए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और प्रैक्टिस करके जाइए जिससे अच्छे से पेपर आपका हुआ। ऑल द वेरी बेस्ट।